हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। एंड आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक केमिस्ट्री की सीरीज़ में अपना आगे का वीडियो, जिसमें से हम आपको पढ़ाएंगे परमाणु के बारे में। परमाणु के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका परमाणु। तो परमाणु की संरचना के बारे में एंड इसकी परिभाषा एंड ऑल इसको हम देख लेते हैं एंड उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो परमाणु क्या है? तो तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परमाणु कहलाता है। तो अभी तो यहाँ पे आप परिभाषा याद करिए, उसके बाद जब आगे के चैप्टर्स में आपको बताया जाएगा तो परमाणु के बारे में आपको डिटेल बताया जाएगा। अभी तो बेसिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट किए हैं। परमाणु के बारे में जितना भी बेसिक टॉपिक है उतना आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा एंड देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने 1808 दैट मीन्स 1808 में किया था। जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज किया था एंड उसके बाद हम देखते हैं परमाणु की संरचना के बारे में। परमाणु की संरचना क्या है? तो परमाणु की संरचना हम देखेंगे सबसे पहले। तो परमाणु की संरचना जैसे हम देखते हैं, यहाँ से नहीं, यहाँ से आप बाद में देखेंगे। तो परमाणु की संरचना हम बनाते हैं सबसे पहले यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ हमने बनाया परमाणु का नाभिक। परमाणु का नाभिक बनाते हैं हम। उसके बाद परमाणु के नाभिक के चारों तरफ कुछ निश्चित ये क्या है? परमाणु का नाभिक है। फिर परमाणु के चारों तरफ परमाणु का जो कक्षक है, कोष है, उसको बनाते हैं, जो कि निश्चित ऊर्जा की कक्षाएं होती हैं यहाँ पे कुछ। ये क्या है? हमारा परमाणु का स्ट्रक्चर है। तो आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। परमाणु का स्ट्रक्चर है, ये जो परमाणु का नाभिक है यहाँ पे आपको हम बता दें। सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है कि परमाणु कितने घटक से मिलकर बना होता है, या फिर परमाणु के कितने घटक होते हैं। ये प्लस कम लग रहा है, मल्टीपल ज़्यादा लग रहा है, इसको अच्छे से बनाएं। अब देखिए परमाणु के नाभिक में कौन कौन से, सबसे पहले देखा जाता है कि परमाणु के घटक क्या क्या हैं। परमाणु का घटक का मतलब परमाणु कितने चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। परमाणु के घटक कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दैट मीन्स परमाणु कितने घटकों से मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मैंने इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का चार्ज क्यों रखा, प्रोटॉन के ऊपर प्लस का चार्ज क्यों रखा, न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल, दैट मीन्स जीरो क्यों रखा, एन नॉट भी बोलते इसे। तो अब यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दैट मीन्स ये क्या है? परमाणु के घटक है। परमाणु इन चीज़ों से मिलकर बना होता है। दैट मीन्स यहाँ पे आप देखेंगे तो परमाणु के 3 घटक हैं। अभी ये क्या है? परमाणु का नाभिक है। परमाणु का नाभिक है एंड परमाणु के चारों तरफ ये निश्चित ऊर्जा की कुछ कक्षाएं हैं, जिन्हें मुख्य ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। ठीक है, इसे कोष भी बोलते हैं। अब देखें कि ये तीनों पार्टिकल का पोजीशन क्या है इस परमाणु में, इसकी स्थिति क्या है, इन तीनों परमाणुओं की स्थिति क्या है। इनमें से इन तीनों जो परमाणु के कण हैं, इनमें से जो 2 कण हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका जो पोजीशन है, इनकी जो स्थिति है, इनका जो लोकेशन है, ये कहाँ पे हैं स्थित? ये स्थित होते हैं नाभिक में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। जिससे आपसे पूछा जाए कि आप इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में आप कहाँ रहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि हम इस पूरे वर्ल्ड में इंडिया एक कंट्री है, वहाँ पे रहते हैं। एंड इंडिया कंट्री में आपको पूछा जाए कि आप किस स्टेट में रहते हो, तो स्टेट जैसे हम यूपी में रहते हैं तो हम यूपी बताएंगे। ये क्या हो गया? हमारा लोकेशन हो गया। ऐसे ही यहाँ पे परमाणु कितने घटक से मिलकर बना होता है? इतने घटकों से मिलकर बना होता है। अब इनका लोकेशन हमको चेक करना है, ये कहाँ पे स्थित होते हैं। तो इनसे अगर ये सब पूछा जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या बोलेंगे कि हम परमाणु में रहते हैं। और परमाणु में भी पूछा जाए कहाँ रहते हैं, तो ये परमाणु के नाभिक में रहते हैं। अब परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित हो गए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बचा क्या? एक ही कण बचा, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जो निश्चित ऊर्जा की कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में ये क्या करता है? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करता है? चक्कर लगाता है। एंड आप लोग जानते हैं यहाँ पे हमने जो नाभिक है, यहाँ पे न्यूक्लियस जो है, इसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज क्यों दिए हैं? क्योंकि आप देख सकते हैं नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित हैं? प्रोटॉन उपस्थित है और न्यूट्रॉन। और आपको हम बता दें, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, एनायनिक होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणावेशित होता है। प्रोटॉन कैसा होता है? धनावेशित होता है, कैटायन। दैट मीन्स इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये आवेश रहित होता है। ठीक है, तो ये आवेश रहित होता है, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे जो नाभिक है, नाभिक के ऊपर हम बता रहे हैं आपको, नाभिक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। दैट मीन्स न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अब न्यूक्लियस जब पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर आपसे रीज़न पूछा जाए न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन भी प्रेजेंट है एंड न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है। तो आप लोग जानते हैं प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो अब क्या नाभिक के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। दैट मीन्स
नाभिक में, परमाणु के नाभिक में कितने पार्टिकल उपस्थित होते हैं? 2 पार्टिकल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के कारण ही नाभिक के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, दैट मीन्स धनावेश। किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण। एंड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? यहाँ पे निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। हम आपको यहाँ पे बताएं कि ये क्या है? ये है नाभिक, दिस इज नाभिक, ये नाभिक है। एंड आपको दिख नहीं रहा है, ये क्या है? नाभिक है। एंड नाभिक के चारों तरफ ये जो निश्चित ऊर्जा की कुछ कक्षाएं हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं कक्षा, या फिर बोलते हैं कोश। कक्षा बोलते हैं या फिर कोश बोलते हैं, या फिर इसे बोलते हैं मुख्य ऊर्जा स्तर। इसे बोलते हैं मुख्य ऊर्जा स्तर, जिसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एन से, जिसको बोलते हैं सेल, इसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। एंड स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब सेल, इसमें कोष कितने होते हैं? 4। कौन कौन से कोष होते हैं जी? 4, KLMN। कोष कौन कौन से होते हैं? KLMN, दैट मीन्स n बराबर क्या है? KLMN, 4 कोष होते हैं। अब ये क्या हो गया? अल्फ़ाबेट में हमने दर्शाया, क्या कोषों को अल्फ़ाबेट में हमने दर्शाया। अब अल्फ़ाबेट से हटकर जब इसको हम न्यूमेरिक में दर्शाएंगे, तो n बराबर क्या आ जाएगा? 1 2 3 4। कितने कोष हो गए? 4। 4 कोष हो गए। 4 कोष का मतलब 4 ऊर्जा स्तर हो गए। ये सब जो बनाए हैं हम चारों तरफ, ये क्या है? कोष है, 4 ऊर्जा स्तर हैं। हालांकि मैंने बनाए यहाँ पे 3 ही, 1 2 3। जैसे अब यहाँ पे दिखाया जाए तो ये कौन सा कोष है? K, ये वाला L, ये वाला M। अब इसके आगे भी कोष बनाया जाएगा, वो N हो जाएगा। अब आप लोग जानते होंगे कि कोष के अंदर ही क्या होता है? उपकोष होता है। एक कोष टर्म हमने बता दिया, सेल। एंड उसके कोष के अंदर भी क्या होता है? सब सेल होता है, सब सेल। कोष, उपकोष। कोष के बाद क्या होता है? उपकोष, सब शेल। अब आपको बता दें उपकोष क्या होता है जी। जैसे आप लोगों का घर है, घर में आप लोग देख रहे होंगे किचन का कंपार्टमेंट अलग होता है, तो सब लोग अलग अलग बटा होता है ना, किचन, बाथरूम, बेडरूम, एंड ये सब अलग अलग होते हैं, वॉशरूम, ये सब अलग अलग होता है। तो आपका एक पूरा घर है, पूरा घर आपका क्या हो गया? कोष हो गया, सेल हो गया। और आपके घर के जितने भी छोटे छोटे पार्ट है, छोटे छोटे कमरे हैं, जैसे बाथरूम हो गया, बेडरूम हो गया, वॉशरूम हो गया, किचन हो गया, ये सब क्या है? उपकोष हैं, सब सेल हैं। सेल क्या हो गया? आपका पूरा घर क्या है? एक सेल है, कोष है, मुख्य ऊर्जा स्तर है। एंड उसमें प्रेजेंट जो विभिन्न कंपार्टमेंट हैं, जैसे कि किचन हो गया, वॉशरूम हो गया, बेडरूम हो गया, तो ये सब क्या हो गए? ये सब सेल हो गए। तो अब उम्मीद है कि आप लोगों को सेल और सब सेल में क्लियरेंस आ गया होगा। ठीक है, अब उसके आगे हम देखते हैं, आपको बताते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो अभी हमने आपको बताया कोष कितने होते हैं और कोष कितने होते हैं। सो अभी हम देख लेते हैं कोष। ठीक है, कोष को हम कक्ष भी बोलते हैं। कोष को क्या बोलते हैं? कक्ष भी बोलते हैं। एंड इसे मुख्य ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो अभी हमने बताया कोष कितने होते हैं? 4, KLMN। कोष को स्मॉल n से, अब स्मॉल n को अगर न्यूमेरिक वैल्यू में प्रदर्शित किया जाए 1 2 3 4, तो ये क्या हो गए? कोष हो गए। अब ऐसे ही मैंने बताया आपको कि कोष, उसके कोष के अंदर क्या होते हैं? उपकोष होते हैं। जैसे कक्ष बोले तो इसे क्या बोलेंगे? उपकक्ष। इसे क्या बोलेंगे? उपकक्ष। इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। और उपकक्ष कौन कौन से होते हैं? SPDF, ये सब क्या हैं? उपकक्ष हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे उपकक्ष हमने बता दिया। अब इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हम पूछें तो S उपकोष जो है, S उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 भरी जा सकती है। P उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 भरी जा सकती है। D उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 10। एंड F उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ऐसे अगर इसमें पूछा जाए तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? K कोष जो है, K कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। L में अधिकतम, M में अधिकतम 18, N में अधिकतम 32। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। अब हम यहाँ पे आपको बताएं तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जा सकते हैं। जो K कोष है, K कोष में ये जो न्यूमेरिक वैल्यू आपको दिख रहा है, अगर पूछा जाए कि K कोष में कितने उपकोष होते हैं, तो आप बताएंगे एक ही उपकोष। जितना न्यूमेरिक वैल्यू उतना ही उपकोष। तो K का न्यूमेरिक वैल्यू क्या है? 1 है। तो K जो कोष है, K कक्ष है, K सेल है, तो K सेल में कितने उपकोष होते हैं? K में कितने उपकोष? एक ही उपकोष होता है। वो कौन सा उपकोष होता है?
एस वाला ही उपकोष होता है, इसीलिए इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। इसीलिए के जो कोष है, के कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ऐसे ही एल, एल क्या है? कोष है। अगर पूछा जाए कि एल कोष में, एल कक्ष में कितने उपकक्ष होते हैं, कितने उपकोष होते हैं, तो एल का न्यूमेरिक वैल्यू कितना है? 2। जितना न्यूमेरिक वैल्यू होगा उस कक्ष में उतने ही उपकोष होंगे। तो न्यूमेरिक वैल्यू इसका क्या है? 2 है। तो इसमें कौन कौन से उपकोष होंगे? एस होगा और पी होगा। अब आप लोग जानते हैं एस उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो 6 और 2, 2 और 6 कितना हो जाएगा? 8। तो एल कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ऐसे ही अब पूछा जाए कि एम कोष है, एम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन आए तो आए कैसे? तो एम कोष, अब देखिए एम कोष का न्यूमेरिक वैल्यू कितना है? 3 है। इसका न्यूमेरिक वैल्यू 3 है, तो इसमें उपकोष कौन कौन से होंगे? 3 उपकोष होंगे। कौन कौन से? एस होगा, पी होगा और डी होगा। एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10। अब इन तीनों का सम कर देंगे, 2 6 2 8 10 8 18। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ऐसे ही एम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ऐसे ही अगला क्या है? एन, एन कोष में हमने कहा एन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स 32 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब इसमें 32 इलेक्ट्रॉन आए तो आए कैसे? यहाँ पे देख सकते हैं एन का न्यूमेरिक वैल्यू कितना है? 4 हमने बताया। एन का मतलब चौथा कोष, चौथा कक्ष है। तो चौथे कक्ष में अभी हमने आपको बताया कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अभी ये कैसे भरे जा सकते हैं? एन का न्यूमेरिक वैल्यू कितना आया है? 4। 4 का मतलब इसमें उपकोष, दैट मीन्स सब सेल कितने होंगे? 4। कौन कौन से? एस, पी, डी एंड एफ। एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10, एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14। तो इन सब का योग कर लेंगे। 6 2 8 एंड 6 2 8 10 8 18, 18 और 14 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 32। दैट मीन्स इसमें एन जो कोष है, एन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी मैंने आपको बता दिया। एंड कोष, उपकोष, कितने उपकोष होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इन सब का जो वो है, अब आप देखें तो इसको पहले मिटाते हैं, उसके बाद आपको आगे बताते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। सो मैंने आपको अभी जितना भी समझाया है सबका समरी मैंने एक जगह नोट करके दिया है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे मैं बता रही थी कि ये क्या है? परमाणु का नाभिक है। सो परमाणु का नाभिक है ये, तो परमाणु का नाभिक आप देख ही सकते हैं। ये क्या है? परमाणु का नाभिक है। एंड परमाणु का नाभिक हमने बताया कैसा होता है? धनावेशित होता है। किसके कारण? प्रोटॉन के कारण। क्योंकि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं? 2 कण उपस्थित होते हैं, एक प्रोटॉन एंड एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन के कारण यहाँ पे इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। एंड न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। दैट्स वाई ये जो नाभिक होता है परमाणु का, ये कैसा होता है? धनावेशित होता है, केटायनिक होता है। एंड ये धनावेशित होता है, ये पॉइंट आपको समझा दिया। एंड जो परमाणु का नाभिक है इसकी खोज किसने किया था? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। एंड देन मैंने आपको बताया ये परमाणु के नाभिक के चारों तरफ कुछ निश्चित ऊर्जा की कक्षाएं होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मुख्य ऊर्जा स्तर, या फिर इसे कोष भी बोलते हैं, या फिर इन्हें क्या बोलते हैं? कक्ष बोलते हैं, जिसे सेल बोलते हैं। एंड सेल को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एन बराबर क्या है? 1 2 3 4। दैट मीन्स इसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या है? सेल कोष क्या है? 1 2 3 4, ये सब क्या है? कोष हैं। अब इसको अल्फ़ाबेटिक में दर्शाएं तो क्या हो जाएगा? KLMN, KLMN। ये सब क्या है? तो ये सब क्या है? कोष हैं। अब हम आपको बता दिए यहाँ पे कोष क्या हो गया? कोष हो गया। उसके बाद हमने बताया जैसे कि आपका पूरा घर क्या होता है? एक कोष होता है। आपके घर में जितने भी कंपार्टमेंट बटे हुए होते हैं, जैसे किचन अलग हो गया, बाथरूम अलग, वॉशरूम अलग, ये सब क्या है? ये जैसे मान लीजिए अगर आपका पूरा घर है वो कक्ष मान लीजिए, और घर के जितने भी पार्ट हैं छोटे छोटे उन सबको क्या मान लेंगे? उपकक्ष मान लेंगे। ऐसे ही परमाणु में भी होता है। परमाणु जो पूरा होता है वो क्या होता है? एक कोष होता है। परमाणु के चारों तरफ कोष होते हैं। कोष के अंदर कुछ उपकोष भी होते हैं। इसे मान लीजिए उपकक्ष, उपकोष इसे भी बोलते हैं। तो उपकोष को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। उपकोष कौन कौन से होते हैं? SPDF, 4 उपकोष होते हैं। SPDF,
SPDF, ये सब क्या हैं, उपकोष हैं, उपकक्ष हैं, सब सेल हैं, इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कोष मैंने एक तरफ लिखा है, एक तरफ लिखा है कोष में उपस्थित उपकोष की संख्या। दैट मीन्स जो के कोष है इसमें कितने उपकोष होते हैं, एक ही उपकोष होता है। कौन सा उपकोष होता है, वो एस वाला उपकोष होता है। उसके बाद एल कोष है, एल कोष में कितने उपकोष उपस्थित होते हैं, इसके न्यूमेरिक वैल्यू से आप पता कर सकते हैं। एल का न्यूमेरिक वैल्यू मैंने क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो इसमें कितने उपकोष होंगे, 2 उपकोष। कौन कौन से, SP, शुरुआत से स्टार्ट करना है, S से स्टार्ट करना है, लास्ट तक जाना है, तो SP। उसके बाद M जो कोष है, M कोष का न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे अभी बताया मैंने आपको, M का न्यूमेरिक वैल्यू कितना है, 3 है। तो 3 का मतलब इसमें कितने उपकोष होंगे, 3 उपकोष होंगे। कौन कौन से, S से स्टार्ट करना है, 3 तक जाके रुक जाना है, SPD। तो जो M कोष है, M कोष में कितने उपकोष होते हैं, 3 उपकोष होते हैं, SPD। उसके बाद N है, N क्या है, कोष है। N कोष में कितने उपकोष होते हैं, 4 उपकोष होते हैं। कौन कौन से, 4 उपकोष तक लेके जाना है, 4 ही उपकोष भी होते हैं। कौन कौन से, SPDF, कितने उपकोष, SPDF, 4 उपकोष। एंड देन उसके बाद हम आपको पहले बता दें, यहाँ पे उपकोष है, उपकोष कौन कौन से हैं, SPDF, ये क्या है, उपकोष हैं। कौन कौन से उपकोष हैं, SPDF, ये सब उपकोष हैं। एंड उपकोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, दैट मीन्स इस उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए एक रूम है, एक कमरा है, उसमें कितने इंसान रह सकते हैं, जस्ट 2 इंसान। वो कौन सा कमरा है, कौन सा रूम है, S वाला। एंड देन उसके बाद देखते हैं P उपकोष है, P उपकोष है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा मान लीजिए दूसरा कमरा है, दूसरे कमरे में कितने लोग रह सकते हैं, मैक्सिमम 6 लोग रह सकते हैं। ऐसे ही दूसरा, यहाँ पे दूसरा कमरा, दूसरा उपकोष, दूसरा उपकक्ष माने तो कौन सा है, P उपकक्ष है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ऐसे ही तीसरा उपकोष है कौन सा, D उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। उसके बाद F उपकोष है, F उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। एंड देन अब इधर हम देख लेते हैं कि कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कोष में कितने उपस्थित होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बता दिया, क्यों मैंने इसको बताया कोष में उपस्थित कोष की संख्या, तो आप देख सकते हैं कि कोष में कौन सा उपकोष होता है, S उपकोष होता है। और S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, इसलिए K कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड देन नेक्स्ट है L जो कोष है, L कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आया, L कोष का न्यूमेरिक वैल्यू 2 होता है। 2 का मतलब इसमें कितने उपकोष होंगे, 2 उपकोष। कौन कौन से, S होगा और P होगा। S में अधिकतम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। P में अधिकतम कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। 2 और 6 और 2 का योग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आएगा। तो इसीलिए L कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद M कोष है, M कोष में 18 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ गए। M कोष का न्यूमेरिक वैल्यू मैंने आपको बताया था, तीसरा कोष। M कोष का मतलब तीसरा कोष। अब तीसरे कोष में कौन कौन से उपकोष रह सकते हैं, तीसरे कोष में 3 उपकोष रह सकते हैं। कौन कौन से, SPD। अब हमने आपको बताया था इस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, D उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन। 6 2 8, 8 10 18। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे किस कोष में, M कोष में। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, N कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 32 इलेक्ट्रॉन। अब 32 इलेक्ट्रॉन कैसे आ गए N कोष में, तो N कोष में मैंने आपको बताया N कोष का न्यूमेरिक वैल्यू क्या होता है, 4 होता है। तो दैट मीन्स ये चौथा कोष है। और चौथे कोष में कितने उपकोष होते हैं, 4 उपकोष होते हैं। कौन कौन से, SPDF। तो इसमें कितने उपकोष हैं, 4 उपकोष हैं। अब 4 उपकोष में हमने आपको बताया था S उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, D उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन एंड F उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। इन सब का आप सम करें, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे N जो कोष है, N कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी भरी जा सकती है, 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। एंड देन हम अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने कितने पार्टिकल्स देखे थे, कितने घटक होते हैं परमाणु के, मैंने बताया परमाणु के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में कुछ जानकारियाँ हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को खोजा किसने था, थॉमसन ने, जिसको आप टॉमसन भी बोलते हैं, थॉमसन भी बोलते हैं, टॉमसन भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, थॉमसन या फिर टॉमसन। एंड ये इन्होंने किस वर्ष में इसको खोजा था, 1897 में। किसमें, 1897 में। एंड इसके ऊपर आवेश कैसा होता है, ऋणावेश। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। इसका जो द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, 31 kg, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, कैसा आवेश है, धनावेश है। अब सबसे पहले देखेंगे कि प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, दैट मीन्स प्रोटॉन को खोजा किसने था। तो प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, रदरफोर्ड। कौन है, रदरफोर्ड। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, रदरफोर्ड। इन्होंने किस वर्ष में खोजा था, 1919 में, 1919 नहीं, 1919 में खोजा था। वर्ष क्या था,
कौन से ईयर में खोजा था? प्रोटॉन की खोज किस ईयर में हुई थी? 1919 में हुआ था। और इसके ऊपर आवेश कैसा होता है? पॉजिटिव आवेश, धनावेश होता है। एंड जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कोई पूछे तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.672 इंटू 10⁻27 kg। 1.672 इंटू 10⁻27 kg। 1.672 इंटू 10⁻27 kg। एंड देन नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक नामक वैज्ञानिक खोज करता है न्यूट्रॉन के। एंड किस वर्ष में किया था? 1932 में। किस वर्ष में? 1932। एंड इसके ऊपर आवेश कैसा होता है? आवेश रहित। मैंने बताया अभी कि न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है? आवेश रहित है। एंड इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.675 इंटू 10⁻27 kg। लगभग किसके बराबर होता है ये? प्रोटॉन के द्रव्यमान। प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है क्या? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। आप इसे कह सकते हैं कि लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। लेकिन अगर इनमें से भी पूछा जाए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में से किसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है, तो किसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है? न्यूट्रॉन का। किसके अपेक्षा? प्रोटॉन की अपेक्षा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.672 है, यहाँ पे क्या है? 1.675 है। आप अंतर कहाँ देख रहे हैं? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है? 5 है। दैट मीन्स न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है, अगर पूछा जाए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में से किसका द्रव्यमान बड़ा है, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अधिक है। ठीक है। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं परमाणु के बारे में। परमाणु क्रमांक के बारे में हम देखेंगे। सो परमाणु क्रमांक मैंने आपको पढ़ा दिया है। परमाणु क्रमांक 30 तक मैंने आपको याद भी करवा दिया है। उम्मीद है कि आपको याद होगा। एंड उसके बाद परमाणु द्रव्यमान भी मैंने आपको याद करवाया है। अब देखते हैं कि जी परमाणु क्रमांक क्या है। परमाणु क्रमांक को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं परमाणु क्या है। अब देखते हैं जी परमाणु क्रमांक क्या है। सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं आपको आगे। सो अब आप देख सकते हैं परमाणु क्रमांक क्या है। सबसे पहले हम परमाणु का स्ट्रक्चर बनाते हैं। परमाणु के स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था ये क्या है। परमाणु का नाभिक सबसे पहले बनाएंगे। एंड परमाणु के नाभिक में हम देख सकते हैं परमाणु की चारों तरफ क्या होती हैं? निश्चित ऊर्जा की कुछ कक्षाएं होती हैं, जिन्हें हम कोष कहते हैं, जिसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? कोष हैं। अब परमाणु के नाभिक में मैंने आपको बताया परमाणु के नाभिक में 2 पार्टिकल होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और क्या होता है? एक न्यूट्रॉन होता है। तो हम परमाणु क्रमांक के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में ये क्या है? पूरा परमाणु है। और एंड ये क्या है? परमाणु का नाभिक है। तो ये पूरा क्या है? परमाणु है। एंड ये क्या है? परमाणु का नाभिक है। किसी भी परमाणु के, पूरा परमाणु है, किसी भी परमाणु के नाभिक में ये क्या है? नाभिक है। क्या है ये? नाभिक है, न्यूक्लियस है। तो ठीक है, तो अब देखते हैं नाभिक। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब इसे कैसे याद कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया ना, आप इसी से रिलेट करिए। ये क्या है? पूरा परमाणु है। और ये क्या है? परमाणु का नाभिक है। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? प्रोटॉन की। तो अब यहाँ पे क्या होगा? किसी भी परमाणु के, और ये क्या है? नाभिक है। नाभिक में क्या उपस्थित है? प्रोटॉन। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की समस्त संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। अब परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं? प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड बराबर यहाँ पे कितना आ गया? 11 आ गया। अब प्रोटॉनों की संख्या ही तो क्या है? यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो प्रोटॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी? परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाएगी। प्रोटॉनों की संख्या 11 है तो परमाणु क्रमांक भी 11 है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। और हम आपको एक पॉइंट और बताते हैं कि अगर आवेश रहित परमाणु है, किसी भी परमाणु के ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, तो आवेश रहित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। आवेश रहित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है। अब देखिए सोडियम क्या है? इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? सोडियम आवेश रहित है। सोडियम देख रहे हैं आप, सोडियम क्या है? आवेश रहित है। दैट मीन्स इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। अभी अभी हमने आपको एक पॉइंट बताया कि आवेश रहित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब प्रोटॉनों की संख्या मैंने बताया, सोडियम में कितने प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन है। अगर प्रोटॉनों की संख्या 11 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 11 ही हो जाएगी। अब ये कैसे मैंने कह दिया? अब इसको हम समझाते हैं। जैसे प्रोटॉन के ऊपर +1 का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 का चार्ज होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कितने रुपए हैं? 5 रुपए हैं।
आपके पास 5 रुपये हैं एंड आप जाके 5 रुपये का कोई भी बिस्किट ले लिए, तो आपके पास बचेगा कितना रुपये, कितने रुपए बचेंगे आपके पास? 0, एक भी नहीं। आपने क्योंकि 5 रुपये आपके पास थे और 5 रुपये आपने जाके खर्च कर दिया, तो आपके पास कितने रुपए बचे? 0। ऐसे ही मतलब जितना प्लस था उतना ही आपने माइनस कर दिया, जितना प्लस था उतना ही माइनस कर दिया, तो कितना आया? 0 आया। अब ऐसे ही प्लस प्लस किसके चार्ज प्लस चार्ज किसके ऊपर है? प्रोटॉन के ऊपर। माइनस चार्ज किसके ऊपर है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो जितना प्लस है उतना ही माइनस है, जितना आपके पास पैसा था उतना ही आपने खर्च कर दिया, बचा कितना? 0। 0 का मतलब न्यूट्रल, इसीलिए परमाणु क्या होता है? न्यूट्रल होता है। परमाणु के ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा प्रोटॉनों की संख्या क्यों बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। क्योंकि आवेश रहित परमाणु है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगी किसके? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। तो आवेश रहित परमाणु में ही प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है किसके? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं परमाणु क्रमांक हमने लिखा है। परमाणु क्रमांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। अभी अभी हमने बताया किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, नाभिक में कितने पार्टिकल? 2 पार्टिकल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमने न्यूट्रॉन की बात की नहीं, हमने किसकी बात की है? प्रोटॉन की बात की है। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। और हमने ये भी बताया था आपको कि आवेश रहित परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, एंड आवेश बराबर हो जाएगा। आवेश रहित परमाणु में हमने बताया इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके संख्या के बराबर होती है? प्रोटॉनों की संख्या। और प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। हमने बताया ना कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो जाएगी किसके? परमाणु क्रमांक के। तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा? परमाणु क्रमांक होगा। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया जाता है सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक मैंने आपको याद करवाया था, कितना होता है? 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। तो सोडियम तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? मैंने आपको बताया ना कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है किसके? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो आप यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए आवेश रहित सोडियम परमाणु में, ये सोडियम कैसा है? आवेश रहित है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी आवेश नहीं है। तो ये क्या हुआ? आवेश रहित परमाणु हुआ। तो आवेश रहित परमाणु में हमने बताया आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या के। प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है किसके? परमाणु क्रमांक के। अगर सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो 11 ही उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी होगी। और हमने आपको एक पॉइंट बताया है कि प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। किसमें? आवेश रहित परमाणु में। तो सोडियम क्या है? आवेश रहित परमाणु है। जब प्रोटॉनों की संख्या हमको ज्ञात हो गया कि प्रोटॉनों की संख्या 11 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो हम नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया, हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। एंड इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14 होता है। अब अगर हम आपसे यहाँ पे पूछें कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम कहें कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, इसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर परमाणु क्रमांक 7 है तो हमने आपको बताया परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। जब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। और आप यहाँ पे अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि नाइट्रोजन क्या है? आवेश रहित है। नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। और हमने आपको बताया है कि आवेश रहित परमाणु में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। तो ये आवेश रहित परमाणु है, जितना प्रोटॉनों की संख्या होगी उतना ही इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे आप दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं। इसे मान लीजिए हमने लिया फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15 होता है, 15 होता है। आपको दे गया है कि फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है। सॉरी, आपको दे दिया गया है कि फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है। इसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक जेड बराबर क्या होता है? पी होता है। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि फास्फोरस आवेश रहित है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। और हमने बताया आपको कि आवेश रहित परमाणुओं में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट परमाणु द्रव्यमान।